कर लिया था। आइए आर्टिकल नंबर 21 से थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 21 भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा पर व्यक्ति को ले जाता है संविधान के अनुसार। यानी कि वो फंडामेंटल राइट है ये जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसके इसकी व्याख्या के साथ इसका लगातार विस्तार हो रहा है। जैसे अगर आप नींद में हैं तो सोने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। ये संविधान की व्याख्या या तमाम विवादों से इस तरीके के इस राइट को विस्तार मिल रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बाबा रामदेव ने आंदोलन किया था जिसमें सोते हुई भीड़ को दिल्ली पुलिस ने तितर बितर करने का प्रयास किया था। लोग सो रहे थे, जो आंदोलनरत लोग थे वो सो रहे थे। रात में 1 डेढ़ बजे उन सबको वहां से जगाया गया नींद से और सारी भीड़ को इधर उधर किया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के संदर्भ में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये हिदायत दी थी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मौलिक अधिकारों का हनन है। जो लोग सो रहे हैं, सोने का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसके अलावा निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। जो निजता है यानी कि हम अपने संदर्भ में निजी हैं और निजता हमारा मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। जो इसकी संविधान में लिखी गई बात है वो लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। जो कानून में लिखा गया है उसके अनुसार ही। जैसे अब किसी ने मान लीजिए कोई ऐसा काम किया जिससे उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा मिल रही है, फांसी की सजा हो रही है। अब वो ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। उस केस में उसको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है और उस समय उसका मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 उस पर उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। बाकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों को सम्मिलित करते हुए ये अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में लोगों को प्रदान किया गया है। अगर इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा जाए तो दो चीजें इसके अंदर हैं, एक तो लाइफ है और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए यहाँ लाइफ का मतलब क्या है। केवल शारीरिक अस्तित्व तो नहीं है कि आपका सिर्फ शरीर दुरुस्त रहे। आपका सम्मानपूर्ण, सुरक्षित, स्वच्छ और पूर्ण जीवन का अधिकार इस लाइफ के अंतर्गत शामिल है। यानी कि व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का, सुरक्षित रहने का, स्वच्छ वायु मिले, स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वातावरण मिले और पूर्ण जीवन का अधिकार। पूर्ण जीवन का अधिकार मतलब सरल तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने का, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो जीवन के संदर्भ में नैसर्गिक अधिकार है उन्हें प्राप्त करने का अधिकार है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब शरीर, विचार, आंदोलन, व्यवहार और पसंद से जुड़े सभी व्यक्तिगत अधिकार जब तक वो कानून के अनुसार हैं वो सारे के सारे इसे प्रदान किया जाएगा मौलिक अधिकार के तहत। जरा इनके तत्वों के बारे में समझिएगा, क्या क्या मेन तत्व हैं। तो इसमें भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर यह लागू होता है। सभी व्यक्तियों पे, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर्स हो, विदेशी हो या फिर नागरिक हो, सबको जीने का अधिकार है भारत की भौगोलिक सीमा में। दोनों अधिकार, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किसमें कौन कौन से दो मूल अधिकार हैं। तो एक जीवन का अधिकार है, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें शर्त क्या है कि जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है लेकिन केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। इसके अलावा
कोई और प्रक्रिया नहीं हो सकती, कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं होगा जिससे कि वंचित किया जाए किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जितने व्युत्पन्न जो डेराइव्ड हैं राइट्स अंडर आर्टिकल 21 वो क्या क्या हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे गरिमामय जीवन का अधिकार, यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि स्वस्थ रहने का अधिकार, और उसके अलावा बीमार होने पर इलाज का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सूचना का अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार, कानूनी सहायता, निजता का अधिकार, और मृत्यु के समय भी गरिमा। ऐसा नहीं कि मर गए, अभी कुछ ऐसी सीनरीज आई, शायद झारखंड का था या किसी और राज्य का था, जिसमें पिक्चर ये थी कि किसी के घर में किसी महिला की डेथ हुई, बुजुर्ग थी, उनको ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, घर वालों को दूर ले जाना था, कुछ ऐसी समस्या थी कि वो वैसे नहीं ले जा सकते थे, और मृत्यु के बाद शरीर अकड़ जाता है। तो सीनरी वीडियोज में दिखाया गया कि पैर को तोड़ा गया और फिर इसके बाद उन शरीर को समेटा गया कि वो एक ऐसे बोरी में आ जाए जिससे आसानी से लेकर के जाया जा सके। तो इस तरीके की चीजें ना हो। मृत्यु के समय भी गरिमा का अधिकार, निजता अधिकार, कानूनी सहायता। अगर किसी व्यक्ति के पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार उसको वकील दे, इसका भी अधिकार इसके अंदर है। कोई यातना है, सूचना का अधिकार, इसको भी व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। आर्टिकल 21 की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये सबसे विस्तृत अधिकार है। न्यायपालिका ने इसे जीवन के हर पहलू से जोड़ा है। आपातकाल में भी कैसा भी हो, आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। और न्याय संगत प्रक्रिया अनिवार्य। कानून केवल तकनीकी नहीं, नैतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए, ये भी जरूरी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसे समझने का प्रयास करें तो पुलिस द्वारा बिना बताए, बिना कारण गिरफ्तार करना, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो कारण बताना होगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको इसका संरक्षण मिला हुआ है। आप कह सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है, और अगर ऐसा होता है तो आप इसके अगेंस्ट आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बीमारी में इलाज ना मिलना, ये भी आपका आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जबरदस्ती नसबंदी, ये निजता और गरिमा का उल्लंघन है, ये भी नहीं किया जा सकता। सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा देना, ये समझिएगा, दिल्ली में एक टीचर हैं, वो यमुना के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी है वहां के बच्चों को इकट्ठा करके खाली स्थान पे, सड़क के किनारे का मतलब ऐसा स्थान, सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे जो स्पेस खाली है वहां पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये शिक्षा और गरिमा का संरक्षण है, ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत आपको ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है और वो ऐसा कर रहे हैं। आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए, मुझे बैक होके जाना पड़ेगा बंद करने। क्लिनिक में इलाज ना देना तो राइट टू हेल्थ का हनन है, और इसके लिए भी क्लिनिक में इलाज ना देना, ये भी राइट टू
हेल्थ, इसका हनन कर रहा है। और ऐसे में ये सब कहाँ से संरक्षित है? तो ये सब आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के इन सब को लागू करवा सकते हैं। ठीक, इसके आगे बढ़िएगा। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का जीवंत और गतिशील मौलिक अधिकार है, जो केवल जीवित रहने की बात नहीं करता, बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता, गरिमा और इंसानियत के साथ जीने की गारंटी देता है। और ये गारंटी संविधान के आर्टिकल 32 के द्वारा सुनिश्चित होती है। एक और आर्टिकल है 226, जो आपको मौलिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट जाने का राइट भी देता है। न्यायपालिका ने इसे समय के साथ विकसित कर इसे सर्वाधिक व्यापक और बहुआयामी मौलिक अधिकार बना दिया है। ये सबसे ज्यादा इस दृष्टिकोण से विस्तृत और बहुआयामी। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। ये एक ऐसा जीवंत अधिकार है जो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बना देता है, उसको लाइव डॉक्यूमेंट के रूप में चेंज कर देता है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज्यादा है। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल है 21A, इसको समझिएगा। ये शिक्षा का अधिकार की बात करता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को 21 का पार्ट ए बना करके जोड़ा गया, कहीं और नहीं, 21 के साथ, यानी कि जीवन के अधिकार के साथ में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिक्षा, जीवन जो है बिना शिक्षा के अधूरा है। और ऐसा महसूस किया गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके, यानी संविधान का ये भाग 3 है, उसके मौलिक अधिकारों के तहत, यानी संविधान 3 के मौलिक अधिकारों के तहत 21 में एक और आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया। और 1 अप्रैल 2010 से राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में पारित किया गया और लागू हो गया। ये 2002 अटल बिहारी वाजपेयी का समय है। 86वां संविधान संशोधन, और बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A क्या याद रखना है? यहाँ पर दो बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एक तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 21A इसको जोड़ा गया। और दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि इसको लागू किया गया, इस जो अनुच्छेद जोड़ा गया, इसको एक एक्ट बना करके सन 2009 में लागू कर दिया गया कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। और फिर इसने क्या किया, भारत में बाल श्रम जैसी जो व्यवस्था थी उसको, उस पर सबसे बड़ी चोट इसने की है राइट टू एजुकेशन ने। इसी समय से मिड डे मील योजना शुरू की गई बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। 14 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था ने भारत के अंदर से, आपने देखा होगा, सर्कस को गायब कर दिया। उसमें कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा होटल, ढाबे या तमाम सड़कों के किनारे चलने वाले असंगठित क्षेत्र के जितने कार्य होते हैं, उन सब से बालकों की संख्या को नदारद किया गया। और अब वो सब कहाँ पहुंचने लगे? स्कूलों में। राज्य, इसमें साफ साफ कहा गया कि राज्य, संविधान में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष
6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और साथ में अनिवार्य, निःशुल्क होगी और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिस प्रकार विधि द्वारा निर्धारित किया जाए। तो इसके लिए विधि बनाई गई। ये 21A है आर्टिकल, जिस जो आप देख रहे हैं कि राज्य क्या करेगा, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिस प्रकार विधि द्वारा निर्धारण किया जाए, जैसा कानून बनाया जाए। तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009 वाला, उसने जो बनाया उसको फिर आगे लागू किया गया। इसके अगर उद्देश्य की बात पूछी जाए तो हर बच्चा, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, कितना अमीर हो कितना गरीब हो, किस भी स्थिति में हो, स्कूल जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, ताकि एक गरिमामय जीवन वो जी सके। काम कोई भी करेगा, अगर पढ़ा लिखा होगा तो उस कार्य का स्तर ऊंचा हो जाएगा, जिस कार्य को वो करेगा उस कार्य का लेवल ऊंचा हो जाएगा। जावेद हबीब बाल काटते हैं, लेकिन नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, तो बाल कटवाने के लिए उनके पास 6 6 महीने की वेटिंग लिस्ट होती है। बहुत बड़ा नाम है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जब व्यक्ति शिक्षा के साथ जुड़ेगा तो शिक्षा जो है उसके जीवन में एक उजाला लेकर के आती है। तो यहाँ पर हर बच्चा, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, अब ये समझिएगा, सामाजिक और आर्थिक दो चीजों को जोड़ा गया है, शिक्षा को फ्री कर दिया गया और सामाजिक स्तर के तहत अनिवार्य जोड़ दिया गया, कंपलसरी है जाना। और आर्थिक का मतलब फीस नहीं लेंगे। तब भी महसूस किया गया उसी समय कि अगर इसके साथ मिड डे मील योजना भी जोड़ दी जाए, जो बच्चा स्कूल जाएगा अगर उसका सामाजिक स्तर इतना डाउन है कि घर में खाने के लिए नहीं, तो भूखे पेट वो क्या पढ़े। मनरेगा का कार्यक्रम, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान है, आप उसको समझिए कि किस रूट लेवल पे वो काम कर रहे थे। वो रूट लेवल था कि मनरेगा लाए, मनरेगा के तहत उन्होंने लोगों को गारंटीड रोजगार का अवसर दिया, मिड डे मील योजना और शिक्षा का अधिकार, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। तो दोनों चीजों को मिड डे मील से इसलिए जोड़ा गया, मिड डे मील को शिक्षा के साथ, कि बच्चा स्कूल जाएगा वहीं हम उसको खाना खिलाएंगे। अगर वहां वो खाएगा तो इससे स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और सामाजिक स्तर किसी का कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चे को वहाँ थाली मिलेगी, भोजन मिलेगा। आर्थिक स्तर कैसा भी हो, फ्री किताबें मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, और उसके साथ साथ उसको कोई भी फीस जब सबमिट नहीं करनी है, एजुकेशन फ्री होगी। आयु सीमा इसके तहत 21A के तहत जो आयु सीमा रखी गई है वो 6 से लेकर के 14 वर्ष। शुल्क क्या लगेगी, पूरी तरीके से निःशुल्क। शिक्षा है कैसी, अनिवार्य। अभिभावक और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे, और इसके लिए राज्य सरकारों को, स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दी गई कि इस कानून का अनुपालन होना चाहिए। आर्टिकल 21 और 2009 में बनाए गए कानून राइट टू एजुकेशन, दोनों का अनुपालन होना चाहिए। और ये किसके तहत, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 के तहत इसे लागू किया गया। इसके प्रावधान क्या क्या है इसको समझिएगा और ध्यान रखिएगा। इसकी एक धारा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, 12(1)(c) इस ये कहती है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसको, उसके पास अगर 100 सीटें हैं तो 25% सीटों पर उसको गरीब वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी, और उनको इस 2009 के RTE एक्ट के तहत शिक्षा देनी होगी। तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में है,
कुछ और स्कूल हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से लागू किया है। 25% सीटों पे वो गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें वो लोग रेगुलर टाइम में या शाम के टाइम में भी क्लास प्रोवाइड करते हैं। टीचर स्टूडेंट का जो अनुपात है वो 30:1 का होना तक अनिवार्य है। 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए यह कानून है, उसमें कहा गया कि शारीरिक और मानसिक जो उत्पीड़न है वो बंद किया जाएगा। बच्चे को पूरी तरीके से ना डांटा जाएगा ना मारा जाएगा, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। और आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं, शाम के समय में जो स्कूल का समय नहीं है उस समय भी उन्हें मुख्य धारा में लाना अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ से आपको कितनी बातें पता चली कि आप सड़क के किनारे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और ये आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार है, और ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपका 2009 के कानून के तहत ऐड की गई। आर्टिकल 21A भारतीय लोकतंत्र की न्याय, समानता और गरिमा की अवधारणा को व्यवहार में लाने वाला क्रांतिकारी कदम है। ये केवल शिक्षा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का संवैधानिक हथियार है, जो बच्चों को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का काम करता है आर्टिकल 21। शिक्षा जो है वो व्यक्ति के अंदर धैर्य लाती है, सबसे बड़ी चीज उसके जीवन में उजाला लाती है, उसे एक गरिमामय जीवन के लिए प्रेरित करती है, और वो सारी चीजों को बहुत सोच समझ करके साइंटिफिक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। शिक्षा का अधिकार केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य को आकार देने का संवैधानिक दायित्व है। और अनुच्छेद 21 उसका आधार स्तंभ है कि किस तरीके से इन सारी चीजों को व्यवस्थित करना है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा का अधिकार। ये भी मौलिक अधिकार है, और दो प्रकार की हिरासत पे बात करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो कोई साधारण आपराधिक गिरफ्तारी हो कि किसी व्यक्ति ने मारपीट किया, उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा है निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये निवारक नजरबंदी ये दूसरा टाइप है, और पहला वाला सामान्य है। इसमें क्या क्या चीजों को, तो जो आपराधिक मामले हैं उसमें गिरफ्तारी और गिरफ्तारी पर सुरक्षा, और दूसरा है निवारक नजरबंदी में व्यक्ति की स्थिति। ये आर्टिकल है 22 से लेकर के 22(1), 22(2), और ये 22(3) से लेकर के 22 नंबर से 22(3) से 22(7) तक को शामिल किया गया है। ये कहता क्या है कि आपराधिक गिरफ्तारी में जो अधिकार है वो क्या क्या है। ये सामान्य गिरफ्तारी के मामले में व्यक्ति को निम्न संवैधानिक संरक्षण देता है। क्या क्या, व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना तुरंत दी जाए कि उसको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार, अगर आपराधिक गिरफ्तारी है तो वकील से परामर्श करने का और अपने को बचाव करने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, आपराधिक गिरफ्तारी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। और 7 दिन से अधिक बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के हिरासत में ना रखा जाए। ये सारी चीजें सामान्य रूप से जो आप देखते हैं ये उसमें होती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को चोरी के संदेह में गिरफ्तार करती है तो उसे कारण बताए बिना बंद नहीं कर सकती। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। बिना वकील की सलाह के उसे बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सारे राइट उसे यहां से मिलते हैं। जो आर्टिकल 22(3) से लेकर के 22(7) है, इसे ध्यान दीजिएगा। यहां से भी प्रश्न आता है
ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या करता है कि इसमें उन व्यक्तियों को कुछ अधिकारों से वंचित किया जा सकता है जिन्हें संभावित रूप से अपराध करने वाला माना जाता है। पहले वाले केस में वो अपराध कर चुका है, और निवारक नजरबंदी तब की जाती है जब ऐसा लगे कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है। ये अपराध अभी किया नहीं है, अपराध करने वाला है। व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होंगे जो इस पर इस तरीके का शक हो। गिरफ्तारी के कारण, क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। यानी यहाँ इसके जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हो जाएंगे। वकील से मिलने का भी अधिकार नहीं होगा, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी होगी, यह अपराध किया नहीं है। निवारक नजरबंदी में उसको ये सिर्फ डाउट होना चाहिए कि ये अपराध करने वाला है, कर सकता है। अधिकतम अवधि 3 महीने तक बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के रखा जा सकता है। सलाहकार बोर्ड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा गठित होगा। कारणों की सूचना बताना जरूरी है, परंतु जनहित में छिपाया जा सकता है। और संसद की शक्ति है इसमें, आर्टिकल नंबर 22 में 7th वाली, उसके तहत 3 महीने से जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। वो 3 महीने की अवधि को बढ़ा सकती है, उसको निवारक निरोध में रखा जा सकता है। इसके लिए शुरू में 1950 में ही एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया था। इसको प्रारंभिक निवारक कानून माना जाता है, इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इसी के लिए एनएसए बनाया गया। अब इसका नाम आपने सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और ये सब खतरनाक कानून है। इस तरीके की जो गिरफ्तारियां होती हैं वो जनरली जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं, नक्सलिज्म को अंजाम देने वाले हैं, देश के लिए अलगाववादी खतरे या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग हैं। वैसा नहीं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में जा करके कह दीजिए कि ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये कुछ समय में मेरी हत्या करने वाला है, और पुलिस आएगी और उसको निवारक निरोध के तहत उठा ले जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 आज का मुख्य ये नजरबंदी कानून है। उसके अलावा अगर कोई विदेशी मुद्रा या तस्करी करता है तो उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये 1974 का बनाया गया है, और ये विदेशी मुद्रा और तस्करी नियंत्रण के लिए काम करता है। आज का जो मुख्य है निवारक नजरबंदी कानून, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसए, 1980 का बना हुआ। दोनों के बीच में अब देखिए डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि जो आपराधिक रूप से साधारण गिरफ्तारी होती है, निवारक नजरबंदी, इसमें ये अपराध होने पे उस लागू होगा, ये अपराध होने से पहले। इसमें वकील मिलेगा, मजिस्ट्रेट मिलेगा, सूचना का अधिकार रहेगा, जानने का अधिकार। इसमें सब कुछ बहुत सीमित है या वंचित किया जा सकता है। इसमें जमानत अदालत द्वारा मिल सकती है। इसमें जो धाराएं होंगी, कानून होंगे, वो सीआरपीसी आईपीसी, क्योंकि वो अपराध कर चुका है। और यहाँ पे क्या है, अधिकतम 3 महीने, संसद चाहे तो बढ़ा दे, और यहाँ एनएसए वगैरह जैसे कानून अवेलेबल है। तो आर्टिकल जो 22 है वो व्यक्ति को गिरफ्तारी या नजरबंदी के समय संवैधानिक संरक्षण देता है। हालांकि निवारक नजरबंदी में कुछ अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, फिर भी न्यायपालिका ने समय समय पर सुनिश्चित किया है कि जनहित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संतुलन बना रहे, वो संतुलन ना बिगड़ने पाए, और लोगों के अधिकारों की रक्षा प्रॉपर होती रहे। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का ये संवैधानिक प्रयोग है, और इसके द्वारा लोगों के साथ सरकार ये प्रयास करती है, न्यायपालिका और संविधान का मकसद ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपराधी नहीं है, या पुलिस या कोई और उसके साथ
इसी तरीके की साजिश कर रहा हो और उसे फंसाने का प्रयास कर रहा हो, तो पूरा राइट मिलता है अपने को बचाने और अपने को जस्टिफाई करने का। और अगला है आर्टिकल नंबर 23। 22 आप समझ गए होंगे। 23 है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी दोनों को का निषेध है इसमें। ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत सभी नागरिकों और गैर नागरिकों पर लागू होता है। और इसमें लिखा गया है संविधान के अंदर कि मानव तस्करी, भीख मंगवाना और किसी भी प्रकार का जबरन श्रम निषिद्ध है। और भारत चूंकि इस तरह की समस्याओं से बहुत लंबे समय तक जूझा है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी जारी है, गैर कानूनी इसे घोषित किया गया है। जबरन भारत में बेगारी कहा जाता था। बेगारी का मतलब काम करा लेना, पैसे ना देना। कहीं कहीं अभी भी आपको दिखाई देगा, लेकिन इसकी स्थिति बहुत कम हो चुकी है। भीख मंगवाने का जो चैप्टर है ये अभी क्लोज नहीं हुआ है। इसके बड़े बड़े गिरोह हैं जो इसमें कई तरीके से कई लेवल पे काम कर रहे हैं। और इस इसको समाप्त करना सरकार के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। मेन उसमें रीजन ये है कि लोग सिंपैथी बस 5 रुपए 10 रुपए जो भी कुछ उनके पास स्वेच्छानुसार आ गया वो देते रहते हैं, जिससे इन तस्करों का मन बढ़ता है और वो नए नए तरीके के प्रयोग करते हैं। जैसे दिल्ली में भीख मांगने का एक नया तरीका कुछ समय से चलन में आया है। जब रेड लाइट चौराहे पे हो जाती है, गाड़ियां स्टॉप हो गई, अब मान लीजिए इस साइड की गाड़ियां सब यहाँ खड़ी हो गई जेब्रा लाइन पे, ये डिस्टेंस खाली बची है। छोटे छोटे बच्चे आएंगे और वो मान लीजिए टाइम जो है वो 90 सेकेंड का है, तो वो इस टाइम पीरियड में फटाफट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो वायर लिया है उस पे डांस कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा लगेगा कि ये आपको सर्कस दिखा रहे हैं। इस 90 सेकेंड के अंदर वो जो परफॉर्म करेंगे वो लगभग 45 सेकेंड परफॉर्म करेंगे। और अगला 45 सेकेंड इनके लिए तेजी से लोगों के पास पहुंचना है और फिर काम के बदले दाम की डिमांड करनी है। हमने आपके सामने आपका मनोरंजन किया, सर्विस दी, और उस सर्विस के बदले आप मुझे पैसा दीजिए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। या अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे हाथ में इनके पेन होगा, कुछ बेचने का प्रोडक्ट होगा और वो आपके पास लेकर के आएंगे। वो आपकी यूजफुल की चीज हुई तो आपने ले लिया, यूजफुल नहीं है तो उसी बीच में वो आपसे, तो ये तरीका है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में हमेशा से पहले दासों की जरूरत थी। जैसे जैसे विकसित देशों के अंदर इकोनॉमी डेवलप होती चली जाती है तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है वहां पर ह्यूमन रिसोर्स की। जैसे हर घर के अंदर नौकर चाहिए, काम करने वाला चाहिए, साफ सफाई रखने वाला चाहिए, खाना बनाने वाला चाहिए। तो इन सब के लिए परिवार में पता चलता है सब वर्किंग है और वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, वहां पे काम वाले की भी कॉस्ट बहुत हाई है और उनको उस अपने अनुकूल लोग मिल नहीं पाते। तो विकासशील और पिछड़े हुए देशों से ये देश डिमांड करते हैं। बच्चों को चोरी कर लिया जाता है या धोखे से महिलाओं को, बच्चों को या अन्य भी लोगों को देश से बाहर निकाल लिया जाता है और इसके बाद उनको लुके छुपे गलत दस्तावेजों के आधार पर दूसरे देशों में ले जा करके एक चैनल बना हुआ होता है, बेच देते हैं। अब वो व्यक्ति एक जीवन भर एक घर में रह जाएगा। वो लड़की मान लीजिए यहाँ से ले गए, अब पूरा जीवन उसको यहीं रहना है, ना उसके पास वीजा है, ना वो कभी वापस आ सकती है, ना उसके पास उतने संसाधन होंगे और कितना घुटन भरा जीवन होगा। जो इच्छा है, लाइफ की स्वतंत्रता है, वो सब खत्म हो जाती है और कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे रेस्टोरेंट हो गए, कारखाने हो गए, तमाम अलग अलग जगह हैं जहाँ पर अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी जारी होती है।
किडनैपिंग की घटनाएं अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और कई इसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, और उस मार्केट के अंदर इतनी डिमांड है कि उस डिमांड के आधार पर जो सप्लाई है उसके लिए जो एजेंट्स हैं वो लगे होते हैं और कंटिन्यूअस प्रयास करते रहते हैं। हर घंटे सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर दिन भर में न जाने कितने, उसमें कुछ मिल भी जाते हैं और कुछ वापस उनका पता ही नहीं चलता। ये प्रक्रिया जारी रहती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा, उसके मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। किसी को भारत में दासता, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण, मानव व्यापार जैसी जो अमानवीय प्रथा थी, इनको समाप्त कर दिया गया। समाज के सबसे वंचित वर्गों, दलित, गरीब, पिछड़े, इनकी सबकी सुरक्षा करना इसका मेन उद्देश्य है। आर्टिकल 23 का दास प्रथा को समाप्त किया गया 1845 में ही भारत में। और सोचिए, उसके पहले दास होते थे, लोगों को खरीदा बेचा जाता था। मानव तस्करी के अंतर्गत, यानी इस आर्टिकल नंबर 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार को रोकने के लिए खरीद फरोख्त के उद्देश्य से मनुष्य को वस्तु की तरह ले जाना, बेचना, इसको पूरी तरीके से निषेध किया गया है। भीख मंगवाना, बच्चों महिलाओं को जबरन भिक्षावृत्ति के लिए और ऐसा कर देना, जैसे उनके चेहरे पे चोट मार देना, पैर तोड़ देना, ये सब हरकतें जानबूझ करके की जाती हैं जिससे कि लोग दया भाव में आकर के उन्हें पैसे दें। जबरन श्रम करवाना, उसकी बिना इच्छा के या बिना उचित भुगतान किए काम करवाना, इस पे रोक लगा दिया गया। बंधुआ मजदूरी, ऋण या किसी बंधन के आधार पर लंबे समय तक श्रम कराने की प्रथा। किसी ने 1 लाख रुपए का ऋण ले लिया, तो अब उसको 20 साल के लिए सिर्फ खरीद लिया कि अब 20 साल तक काम ही करना है। ये सारी चीजों को भारत में निषेध कर दिया गया। ये कानूनी रूप से सब गैर कानूनी है। उदाहरण से समझिए जरा, जबरन श्रम के उदाहरण भारत में, जैसे खेत में दलित मजदूर से काम कराना, मजदूरी ना देना, जिसको बेगारी कहते हैं, इसको बैन किया गया है। महिला या बच्चे से धमकी देकर घर में नौकर बनाना, किसी गरीब को जबरदस्ती ईंट के भट्ठे पर बंधुआ मजदूर बना करके रख लेना, कर्ज चुकाने के नाम पे पीढ़ियों तक मजदूरी कराना। पता चला एक पीढ़ी ने 1 लाख 2 लाख का कर्ज ले लिया और उसके बाद उस कर्ज का ब्याज ही सिर्फ चल रहा, मूलधन वहीं पड़ा हुआ है, वो खाली ब्याज की बात करता है और उसी पे वो चीजें चल रही है। व्यवस्था भारत में रही है। अब जरा 23 नंबर और 24 नंबर में अंतर समझिएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो 23 नंबर है वो क्या कहता है कि मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इनका निषेध सभी व्यक्तियों पर, ये सामाजिक शोषण को रोकने पर केंद्रित है, आर्टिकल नंबर 23। और जो 24 है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य पे नहीं लगाया जाएगा। ये केवल बच्चों पे कंसंट्रेट करता है और बाल श्रम पर रोक लगाता है। इसके लिए ढेर सारे कानून बनाए गए हैं। आर्टिकल 23 बाउंडेड लेबर सिस्टम, इसको समाप्त किया गया 1976 में, बंधुआ मजदूरी को। उसके अलावा जितने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, आज़ादी के संविधान लागू होने के 6 साल बाद ही देह व्यापार और मानव तस्करी, इनको रोकना, चाइल्ड लेबर, इनको समाप्त किया गया। बाल श्रम पे प्रतिबंध 1986 में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब इसका प्रोविजन एंड रेगुलेशन किया गया। और द ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल, ये प्रस्तावित है, अभी इसको आना है। मानव तस्करी से जो पीड़ित हैं उनको फिर से कैसे पुनर्वासित किया जाए, इसके लिए अभी ये संसद में प्रस्तावित किया गया है कि उनको फिर से कुछ एजुकेट किया जाए, उनको फिर से किसी रोजगार में लगाया जाए, उनको नए मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। विशेष रूप से इसमें लड़कियां हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिनका पूरा जीवन
मुख्य धारा से हट चुका होता है। आर्टिकल 23 की विशेषताओं की बात करें तो ये एक सार्वभौमिक अधिकार है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों पे लागू होता है। नकारात्मक है, शोषण से बचाने का अधिकार है, प्रवर्तनीय है, अगर उल्लंघन किया तो दंड संभव है, और न्यायिक सुरक्षा खड़ा है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत। जब आप किसी आर्टिकल के बारे में इस तरीके से अपने व्यूज को डेवलप कर लेंगे कि उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो सार्वभौमिक अधिकार है, दोनों को मिला है, और ये पूछा जाता है कौन सा नागरिक के लिए है, कौन सा सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, और कौन सा नागरिक गैर नागरिक दोनों के लिए है। आर्टिकल 23 भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो व्यक्ति को मूलभूत मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये समाज में वंचित, गरीब और असहाय वर्गों को संरक्षित करता है। आधुनिक दासता की सभी शक्लों को इसने असंवैधानिक घोषित किया है और किसी भी रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जाता। अनुच्छेद 23 एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि ये भारतीय गणराज्य का सामाजिक न्याय का संकल्प है। इसका सामाजिक न्याय का, जिसके लिए बहुत लंबे समय तक अन्याय का सामना भारतीय समाज ने किया है, जो हर नागरिक को मनुष्य की तरह जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध। इसमें बच्चों को खतरनाक और शोषणकारी श्रम से बचाने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का, क्योंकि 6 साल से लेकर के 14 साल तक हमने अनिवार्य और फ्री एजुकेशन के लिए कानून बना दिया, तो अब 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा फैक्ट्री, खदान, इन सब में नियोजित नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी खतरनाक कार्य में उसे रोजगार दिया जाएगा, और ना ही स्कूल टाइम में उससे किसी भी तरीके का कोई और कार्य लिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को उनकी सेहत, उनकी शिक्षा, उनकी मानसिक विकास को नुकसान जो पहुंचा सकता है, ऐसे कार्यों में नियोजन से रोकना, और जो खतरनाक, शारीरिक रूप से हानिकारी या शोषणकारी हो, ऐसे कार्यों से रोकना इस आर्टिकल 24 का मुख्य उद्देश्य है। सेहत अच्छी हो, सेहत उनकी खराब ना हो, शिक्षा खराब ना हो और मानसिक विकास खराब ना हो, ऐसे कार्यों में ना लगाया जाए। इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसकी अगर आयु सीमा की बात करें तो 14 वर्ष से कम। निषेध का दायरा, फैक्ट्रियां हैं, खदानें हैं, अन्य खतरनाक कार्य कहाँ कहाँ लागू है, तो पूरे भारत में। इसका उद्देश्य है बच्चों को शारीरिक, मानसिक विकास और शिक्षा उनको सुनिश्चित करना। इसके लिए जो कानून बनाया गया है, ये 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, दो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में नियोजन से रोकता है। 2016 में एक कानून बनाया गया, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन के रूप में सब पूछे भी गए हैं, और इन्हें हर रूप में तैयार रखना है। 14 से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में काम पर रखना प्रतिबंधित है। और इसमें 2016 वाले में संसद में इस पर बहस हुई, और इसके दोनों पक्षों का बहस किया गया कि जैसे घर में कुछ बच्चे होते हैं और वो 8 साल 10 साल के हो गए, अगर उन्हें पारिवारिक कामों में नहीं लगाया जाएगा तो फिर आगे एक नई समस्या जन्म लेगी। वो कोई काम ही नहीं करेंगे, और कोई बच्चा हरदम पढ़ भी नहीं सकता। और अगर उसे उससे कोई भी काम ना लिया जाए, घर में बच्चे हैं, लड़की है, लड़का है, तो कुछ तो जनरल से काम उनसे लिए ही जाने चाहिए, वरना वो सीखेंगे कैसे। जैसे कोई बच्ची है, अगर वो रोटी नहीं बना पाई 15 साल 16 साल तक, सीखने की भी वही उम्र है। तो जो बेसिक चीजें हैं, कोई बच्चा है, अगर उसको साइकिल नहीं दी गई चलाने के लिए, मार्केट तक नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएगा। तो यहाँ पर छूटें दी गई हैं कुछ पारिवारिक कार्यों के लिए। कौन कौन से हैं अभी उसकी हम लिस्ट आपको दिखाते हैं। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आर्टिकल 21A, ये शिक्षा को अनिवार्य बना करके बाल श्रम से बचाव को और मजबूत किया गया।
कि 14 साल से अगर कम उम्र का बच्चा है और स्कूल के समय में कहीं और होटल में, खेत में, कहीं भी लगा हुआ है, तो उसके लिए राज्य और उसका अभिभावक जिम्मेदार होंगे। और वो उस बच्चे के, अगर बच्चा शिकायत कर दे तो उसका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक जिले के अंदर बच्चे ने डीएम को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे स्कूल में शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। प्रिंसिपल वहां के नाराज होकर के उससे बोले कल से तुम स्कूल ना आना। ऐसी कोई घटना थी जिस पर उसने चिट्ठी, किसी ने सलाह दी हो या जैसे भी था, लेकिन अब आप कानून का दायरा समझिए। आर्टिकल 32 के तहत उसने एक चिट्ठी पहले डीएम को लिखी, और डीएम के पास वो चिट्ठी पहुंचते ही पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल को सामने आकर के जवाब देना पड़ा और मैटर सारा सॉल्व हुआ। जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 32 के तहत संरक्षित है। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये पुराना है, ये 1948 का है, आज़ादी के बाद का। यहाँ 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए फैक्ट्री में काम करने पे पहले से प्रतिबंध है। और ये चारों के चारों कानून आपको पता होने चाहिए। जब आप आंसर राइटिंग मेंस की करेंगे तो यही सब उसके हथियार होते हैं। कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे तो जब ये सब चीजें उसके अंदर डालेंगे, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में, और फैक्ट्री एक्ट 1948 ये भी 14 वर्ष से, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 ये भी कहता है कि बच्चों को किसी भी व्यवसाय में काम पे रखना प्रतिबंधित है। और राइट टू एजुकेशन कहता है 14 साल तक के हो तो स्कूल चलो, अनिवार्य रूप से स्कूल चलो, फ्री शिक्षा मिलेगी। जैसे क्या क्या प्रतिबंधित किया गया है कि होटल में, मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है तो उससे बर्तन धुलवाना, होटल में है, लेकिन 10 साल का है तो घर में, घर के काम में अगर वो बर्तन धुल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2016 में जोड़ दिया गया कि घर में अपना बर्तन धुल रहा है या घर में कुछ कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। माचिस फैक्ट्री, पटाखा उद्योग, खदान, ईट भट्ठा आदि में काम कराना ये भी प्रतिबंधित है। बालक को सड़क किनारे दुकान या ढाबे पे झाड़ू पोछा ये सब कराना प्रतिबंधित है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा जो 2016 में अपवाद जोड़ा गया, क्या क्या कराया जाएगा, तो पारिवारिक व्यवसाय, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई बच्चा है, उसके घर में किराना की दुकान है तो वो पारिवारिक व्यवसाय हो गया, वो कर सकता है। या किसी के घर में खेत है तो वो मम्मी पापा के साथ वहां जा करके, लेकिन साफ साफ लिखा है स्कूल समय के बाद, स्कूल के समय अगर काम करवाते हुए पकड़ा गया तो माँ बाप पे एक्शन हो जाएगा। और ये सब कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है। व्यवहार में कितना होता है वो एक अलग बात है। घरेलू शौक जैसे चित्रकारी करना, बुनाई करना, घर का कोई काम, बस वो शोषणकारी ना हो जिससे उसका शोषण हो रहा हो, तो ये सब चीजें अलाउ की गई हैं 2016 में इसमें संशोधन करके। अब जरा इसको जोड़िए, ये मेंस में पूछा गया था कि दो 19, जो आर्टिकल 24 है वो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A ने आर्टिकल 24 को किस तरीके से और सशक्त किया है, ये प्रश्न की थीम थी। तो इसने क्या किया, बाल श्रम से बचाव की बात कर रहा था आर्टिकल 24, अकेले था और उतना ज्यादा ये प्रभावी नहीं हो पा रहा था। भले अनुच्छेद 24 उपलब्ध था, निषेधात्मक था कि नहीं रोकना है, यहाँ यहाँ पर ध्यान दे रहा था, लेकिन जब से आर्टिकल 21A आ गया 2002 से, तो इससे सबसे ज्यादा ताकत मिली आर्टिकल 24 को। इसने कहा कि शिक्षा का अधिकार, और वो भी अनिवार्य रूप से 14 साल तक के बच्चों को, और यहाँ जो 14 साल तक के बच्चे हैं अब वो स्कूल में मिलेंगे। तो ये सकारात्मक रूप से लेकर के लाया गया करके 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे अब स्कूल पहुंचने लगे। और इससे जो है, जो बाल श्रम की समस्या थी उससे काफी हद तक निजात मिला। राज्य को और अभिभावक को इसका जिम्मेदार बनाया गया। अगर किसी बच्चे को, अभी सरकार ने स्कूलों के मर्ज मर्ज करने के लिए कदम उठाया था, उन्होंने एक नियम बनाया कि जिन स्कूलों में संख्या इससे कम है
एक लिमिट रखी गई कि जहाँ पे जिस लिमिट से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को आसपास के स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाए। लेकिन शायद सरकार को आर्टिकल 21A की ताकत का एहसास नहीं था, और जब मामला कोर्ट में गया तो 21A की विजय हुई। शिक्षा का जो अधिकार है वो बहुत व्यापक अधिकार है, और फिर उसे अपनी योजना वापस लेनी पड़ी। ये दोनों एक साथ मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षित, शिक्षित और गरिमामय भविष्य सुनिश्चित करते हैं। आर्टिकल 24 और 21A, ये ध्यान रखना है। बाल श्रम से भी बहुत चुनौतियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे आर्थिक मजबूरी, गरीबी के कारण बच्चों को काम पर भेजा जाता है। इससे बचने के लिए सरकार ने कई तरीके की योजनाएं, जो मूलभूत योजनाएं चलाई हैं, जैसे मनरेगा है, कि जो घर के लोग हैं उनको एक निश्चित गारंटीड रोजगार मिल जाए, उससे कुछ आय हो जाए। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो इतना अनाज मिल जाता है कि परिवार का पेट पल जाए। बच्चों को परिवार पे भोजन के लिए दिन में एक बार डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए मिड डे मील योजना चलाई गई है, कि परिवार पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे, वो जा करके विद्यालय में ही भोजन कर लें। इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं दे करके गरीबी को, लेकिन अभी भी जो महत्वाकांक्षाएं हैं और वर्तमान ग्लोबलाइजेशन ने जिस तरीके से लोगों की आवश्यकताओं को बढ़ावा देने का काम किया है, जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की वो बढ़ी हैं। आवश्यकताएं बढ़ने की वजह से जो आय है वो सीमित है। जैसे अब फोन का खर्च, लोगों के जो जीवन स्तर है उसका खर्च, उसके अलावा डीजल पेट्रोल का खर्च, लगभग लोग अब साइकिल नहीं बाइक का प्रयोग करते हैं। तो जो मूलभूत खर्च थे, जो किसी समय में बहुत कम हुआ करते थे, अब उसमें वृद्धि हुई है। तो जिस वजह से अभी भी लोगों की आय उनके बेसिक जीवन को संतुलित करने में विफल होती है, और जिसका बोझ कहीं ना कहीं फिर बच्चों पे आता है। उसके अलावा सामाजिक स्वीकृति, कई क्षेत्रों में बाल श्रम को सामान्य मान लिया जाता है और उसको सामाजिक स्वीकृति नहीं है। जैसे दहेज को कानून बना हुआ है, लेकिन चूंकि उसकी सामाजिक स्वीकृति है, इसलिए वो व्यवस्था आज भी चल रही है। और उसके साथ साथ कमजोर प्रवर्तन, कानून है लेकिन जमीनी स्तर पे उसका पालन हो नहीं पाता है, उसके क्रियान्वयन में उतनी सफलता दिखाई नहीं देती, और शिक्षा की कमी, स्कूलों तक पहुंच और गुणवत्ता दोनों ही सीमित है। इसी बात को लेकर के तो स्कूलों का मार्जन रोक दिया गया। तो स्कूलों तक पहुंच, जो बच्चा 200, 300, 400 मीटर दूरी पे स्कूल पहुंच रहा है, आप उसको 2 किलोमीटर स्कूल के लिए कैसे जाएगा? अब उसको जाने के लिए साधन चाहिए। एक तो वैसे ही स्कूल पहुंचे वो चुनौती है, और दूसरी चीज गुणवत्ता को लेकर के भी एक संदेह बना रहा है। ये प्रयास सरकार की ओर से और तमाम तरीके के मोबाइल ऐप, टेक्नोलॉजी, इनका सबका प्रयोग करके सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार की जो पहले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पहले हैं, ये सब बार बार आपको मिलेंगी। पेंशन पोर्टल बनाया गया है, चाइल्ड लेबर की रिपोर्टिंग और उनको सबको पुनर्वासित करने के लिए, रिहेबिलिटाइजेशन के लिए। उसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP चलाया जा रहा है, जो बचाए गए बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, मिड डे मील योजना चल रही है, जो बच्चों को स्कूल में लाने के लिए प्रेरित करती है। ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अनुच्छेद 24 केवल बालकों को खतरनाक काम से बचाने का उपाय नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव को सुरक्षित करने का एक संवैधानिक प्रयास है। ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा के साथ बड़ा हो। बाल श्रम का निषेध केवल कानूनी आवश्यकता नहीं है। जो बाल श्रम है उसका निषेध केवल एक कानूनी आवश्यकता नहीं है, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। क्योंकि बिना इसके देश के विकास में एक बड़ी बाधा बनी रहेगी। अनुच्छेद 24 के माध्यम से संविधान ने इसको स्पष्ट रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास किया है।
अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं और आप रेडी हो जाइए। कॉपी में आंसर्स लिखते चलिए। देखिए, थोड़ा समय मैं आपको दूंगा, प्रश्न को पढ़ना है, आंसर तक पहुंचना है। आर्टिकल 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अधिकार देना, बालकों को चिकित्सा सहायता देना, बाल श्रम को समाप्त करना, बच्चों को भोजन देना। इसका आंसर है बाल श्रम को समाप्त करना। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों जैसे कि फैक्ट्री है, खदान है, इसमें नियोजन से प्रतिबंधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शोषण और जोखिम से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1986, 2005, 93 या 76? तो अभी आपने देखा 1986 में इसे लागू किया गया था। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसके माध्यम से भारत में बाल श्रम को निषेध किया गया। और यह अधिनियम 19 आर्टिकल 24 के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया था 1986 में। जो मूल अधिकार हैं वो डायरेक्टली जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, उनके लिए कानून बना करके उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये संसद को अधिकार है। पहले सर्कस साल भर में 2-3 जगहों पे लगता था, हर जिले में या आसपास के जिलों में, लेकिन वो समाप्त हो गया। वो लोगों के मनोरंजन का एक साधन था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बाल श्रम का सहारा लिया जाता था। छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर करके, उसके अलावा उसके अंदर जानवरों को भी रखा जाता था। सर्कस वालों पे एक साथ बचपन बचाओ आंदोलन, उसके अलावा जो चाइल्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, उसके बाद से एक साथ हमला हुआ और फिर वो व्यवस्था समाप्त हुई, जो एक तरीके से बाल श्रम को बढ़ावा देती थी और वन्य जीवों के साथ में भी कुछ क्रूरता उसमें होती थी। अनुच्छेद 24 किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है? जो अनुच्छेद 24 है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है? तो 0 से 5, 6 से 10, 14 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम? आंसर हो गया इसका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। इनको फैक्ट्रियों, खदानों और खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 किस प्रकार का अधिकार है? एक सकारात्मक अधिकार है, नकारात्मक है, सांविधिक है या विधिक है? तो जो ये अधिकार है आर्टिकल 24, ये नकारात्मक अधिकार है, क्योंकि ये रोक लगाता है, ये कार्य न करने का आदेश देता है कि बच्चों को खतरनाक कार्यों में ना लगाएं। ये एक नकारात्मक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिनियम बच्चों को स्कूल में लाकर अनुच्छेद 24 को मजबूती देता है? वो कौन सा अधिनियम है? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एक्ट या पॉस्को? तो आंसर है इसका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य बना दी गई और उन्हें श्रम में नहीं लगाने की बात ये करता है। कौन सी आर्टिकल 24 के तहत कौन सी गतिविधि निषिद्ध नहीं है? 2016 के संशोधन के अनुसार भट्ठे पे काम करना, खदानों में श्रम, खतरनाक रसायनों का उपयोग, पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल के बाद काम। आप आंसर पे पहुंच गए होंगे। ये सब हाल फिलहाल में पूछे गए प्रश्न है इस आर्टिकल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से। परिवार पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल के बाद काम किया जा सकता, लेकिन खतरनाक नहीं होना चाहिए। कौन सा कानून मानव तस्करी व देह व्यापार से जुड़ा है, जो अनुच्छेद 23 से संबंधित है? तो मानव तस्करी और देह व्यापार से संबंधित पास्को, और ये तो
ड्रग्स वगैरह, ये है ITPA। इसमें है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये 1996 में बनाया गया कानून है। इसको संसद के द्वारा 1996 में तैयार किया गया था। 1956 मुख्य रूप से देह व मानव तस्करी को रोकने के लिए है, जो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। 56 में इसकी शुरुआत, 1996 में इसमें व्यापक संशोधन, जबकि अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। ये 1996 का केस है। ये किस विषय से संबंधित है? आरक्षण से, पर्यावरण से, बाल श्रम से, या फिर मतदान अधिकार से? ये बाल श्रम से संबंधित है, जिसमें बाल श्रम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दिया था कि बाल श्रम असंवैधानिक है और ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बालकों को खतरनाक कार्यों से बचाने और शिक्षा पुनर्वास देने की बात की थी। अनुच्छेद 24 से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है। तो भी 2021 में पूछा गया था कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 24 शिक्षा का अधिकार, 23 समान वेतन का अधिकार, 21A बाल श्रम का अधिकार। आप आंसर पे पहुंच गए होंगे, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल अनुच्छेद 24 केवल भारतीय नागरिकों पर, गलत हो गया। ये न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय है, सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल गलत। ये सांविधानिक, जो सांविधानिक कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा इसका भी सेकेंड। न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय है। आर्टिकल 24 एक मौलिक अधिकार है और इसका उल्लंघन होने पे कोई भी व्यक्ति 32, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये सबके लिए है, नागरिकों के लिए भी और गैर नागरिकों के लिए। ऐसा नहीं कोई विदेशी आया है उसको, उसके बच्चे को पकड़ करके और उसके साथ काम लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। नागरिक और गैर नागरिक दोनों से संबंधित। तो आप फंडामेंटल राइट्स में होमवर्क नोट कर लीजिए। आपको जो काम करना है, आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 24 तक, और उसके अलावा आर्टिकल 1 नंबर से लेकर 24 तक, आर्टिकल 1 से लेकर के 24 तक पूरा कंप्लीट। और ऐसा रेडी रखिए कि जब मैं पूछूं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में, कि कौन 1 से 24 तक के आर्टिकल्स में से कोई भी पूछा जाए। जैसे मैं कहूँ आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 8 क्या है, 7 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है ना? या मैं आपसे कहूँगा टेस्ट लूंगा, इस 24 में से 10 आर्टिकल में रैंडम लिखूंगा। आपको टाइम दिया जाएगा 10 आर्टिकल्स लिखने के लिए 8 मिनट का, और उसकी विषय वस्तु लिख करके आप फटाफट फोटो क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो उसमें टाइम का भी कोई अंतर नहीं आएगा, कब किसकी कॉपी पहुंची है और कितने जल्दी पहुंचाई गई है, और किसके समय कितना लगा, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। 1 से 24 तक का पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स को इतना मैं समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब तक ये मैं 2 दिन में इसको फिनिश किया जा सकता था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका फाउंडेशन बन जाएगा। इसके बाद इतना एनालिसिस की जरूरत आगे कहीं नहीं पड़ती है। फंडामेंटल राइट्स पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं या अन्य कोर्ट्स के जजमेंट हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के जितने एक्ट बने हुए हैं, अधिनियम बने हुए हैं, इनको लागू कराने के लिए उन सबसे क्वेश्चंस डीपली पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आपका जो नॉलेज का दायरा है शुरू से वो विस्तृत होना चाहिए, कि फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी अब इसमें जो आगे के आर्टिकल्स हैं उसमें बहुत समय नहीं लगने वाला, 25 से लेकर के 28, और फिर उसके बाद 29, 30, और फिर 32 से लेकर के 35।
तो कल ये सारी चीज़ों को हम समाप्त करेंगे। कल आपका एक टेस्ट होगा आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 24 तक, और 12 से लेकर के 24 तक के इन आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए। 12 से 24 तक के जितने आर्टिकल्स हैं इनको अच्छे से, और इनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करके चलना। हमने आज सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 24 पे ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी कल और आगे की क्लासेस में एक तरफ से फंडामेंटल राइट्स पे किस किस तरीके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखिए, क्या पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें कैसे आपके सामने आ सकती हैं, उस पे विस्तार से काम करना है।